मेंडल ने जो चुना वो पादप मटर को ही क्यों चुना? और इसके अलावा बता दूं, मटर के अलावा भी एक पादप को और चुना था, हिरासियम नामक का पादप था, उसको भी चुना था। कई बार कंपटीशन में एग्जाम में ये मटर ना देकर हिरासियम नाम का पादप दे देते हैं, तो ये आया हुआ था लेब असिस्टेंट में क्वेश्चन, आपको याद हो तो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम, मेंडल ने मटर के पादप को चुना का चयन किया। ठीक है, क्यों? तो मटर के पादप को ही चुना, अब आवा नहीं, क्यों चुना, इसका कारण क्या है? हाँ बोल, पहले ये पढ़ ले फिर कर लेना। ठीक है, नहीं ये बीच में नहीं। ठीक है, अब देखो इसको चुनने का कारण क्या है। पहला, ध्यान से सुनना इसको, ध्यान से। पहला, ये द्विलिंगी पुष्प होता है। द्विलिंगी को हम बोलते हैं मोनोसियस, इंग्लिश में हम बोलते हैं मोनोसियस। अब बताओ, द्विलिंगी का मतलब हम बता चुके हैं आपको कितनी बार, जिसमें दोनों भाग हो। कौन से? स्त्रीकेसर और पुंकेसर, मतलब पुमंग और जायांग। अगर पुष्प के अंदर दोनों भाग होते हैं, मतलब ये तो है स्त्रीकेसर, और ये होते हैं पुंकेसर। ये तो क्या है? स्त्रीकेसर, ये है पुंकेसर, पूरा भाग है ना। तो अगर एक पुष्प के अंदर दोनों भाग होते हैं तो उस पुष्प को द्विलिंगी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है। अब इससे लाभ क्या? इससे लाभ ये है कि ये द्विलिंगी है तो इसे हम एकलिंगी चलाकर बना सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर दो विधियां काम आती है मेंडल की, वो एग्जाम में पूछता है। ध्यान से देखो इधर, एक तो आती है विपूषण, एक परिभाषा आती है विपूषण, इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन क्या होता है? ध्यान समझो इधर, मेरी बात सुन लो। इमास्कुलेशन यानी विपूषण क्या होता है, देखो ध्यान से। वी का मतलब विपरीत, पू यानी पुंकेसर, वी का मतलब होता है विपरीत यानी हटाना, पू का मतलब पुंकेसर को यानी नर भाग को, पू का मतलब ज्यादातर सब नर भाग के लिए आता है, पू सब। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि पर परागण, हम पर परागण पढ़ चुके हैं, सौ परागण पढ़ चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि पर परागण हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन हो, इसके लिए हम क्या करें, एक पौधे के अंदर जितने भी जो पुंकेसर है, ठीक है, उनमें परागकण बने, मतलब इनमें ये परागकण बने, इससे पहले इसको हम क्या करें, इस पुंके यानी इस भाग को, इसको क्या बोलते हैं, परागकोश। अरे सुन रहे हो क्या? परागकोश में परागकण बनने से पहले ही क्या करें, परागकोश को काट कर हटा दें, या एल्कोहल से धो दें, या गर्म पानी से धो दें, यानी परागकणों को नष्ट करना है कुल मिलाकर। तो यही भाग बचेगा। ठीक है यही भाग बचेगा, ओनली यही भाग, इस तरीके से वाला। तो एक लिंग हो गया ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, विपूषण की परिभाषा क्या होती है कि परागकोश में परागकण बनने से पहले ही परागकोश को हटा देने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं विपूषण। और उसके बाद में हम क्या करें, ठीक है, ये हटा दें, ये हटा दिए इनके, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर वांछित परागकण गिरे, तो हम क्या करते हैं, इनके ऊपर कई बार वो थैलियां लगाते थे, देखा नहीं आपने, है ना, बोरावस्त्रीकरण बोलते हैं उस पर। ठीक है, तो विपूषण की परिभाषा क्या हुई, तो दो विधियां, एक तो विपूषण और एक बोरावस्त्रीकरण। बोरावस्त्रीकरण, ठीक है, या थैलीकरण, थैलाकरण या थैलीकरण। इसमें इसकी परिभाषा क्या होगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिख लेना ना आप, इसकी परिभाषा यहाँ लिख रहा हूँ, वैसे लिखा दिया, द्विलिंग का मतलब लिखा दिया, जानते नहीं को पूरा चैप्टर पढ़ा दिया मैंने, आवृत्ति से बात होगा।
ठीक है, आवर्ती विपातों का पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं हम। अब बता, अब देवलिंग में क्या बाकी रह गया। ठीक है, अब इधर देखो, इसको लिखो, परागकोश में परागकण बनने से पहले ही परागकोश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी एल्कोहल से धो सकते हैं, गर्म जल से धो सकते हैं। बड़े हो तो हम चिमटी से हटा सकते हैं, काट सकते हैं। छोटे पुष्प में एल्कोहल से गर्म जल से धो देते हैं। तो ठीक है, हाँ, पत्ती से काट देंगे। तो विपुषण, इस प्रक्रिया को विपुषण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। इससे पुष्प क्या रह जाएगा? एकलिंगी। हम क्या करा सकते हैं? पर परागण करा सकते हैं। अरे इससे क्या लाभ है? पर परागण करा सकते हैं, मतलब हम संकर बीज प्राप्त कर सकते हैं, पर परागण करा सकते हैं। ठीक है, ये इससे लाभ हो गया हमें। ठीक है, इसके अलावा ये तो दोनों पॉइंट। बोरावस्थीकरण का मतलब क्या होता है? हम चाहते हैं कि इस पर वांछित परागकण ही आए और कोई नहीं आए, तो हम क्या करेंगे कि इस पर थैली पहना देंगे, या थैली जिस संरचना आती है वो पहना देंगे, और जब भी परागण क्रिया होती है वांछित जो परागकण होते हैं इसके लाकर ऊपर छिड़क देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कर सकते हैं हम। ठीक है, वांछित परागण कराने के लिए, ठीक है, ये इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्या करते हैं वो आप समझिए इसके नाम से। ठीक है, अब है, ये तो हो गया एक। दूसरा, ये जो पुष्प होता है, ये जो मटर का पादप है, ये एक प्रकार से क्या है? एक वर्षीय पादप है। तो एक वर्षीय यानी मोनोकार्पिक। एक वर्षीय समझते हो ना? मोनोकार्पिक यानी इनमें एक वर्षीय फूल होते हैं, एक साल ही होते हैं। अरे इनकी उम्र एक साल में पूरी हो जाती है। एक होता है पॉलीकार्पिक, खूब साल तक जीते हैं, इन्हें बोलते हैं सकृत फली। मोनोकार्पिक को क्या बोलते हैं? सकृत फली, मतलब एक साल में पुष्पन वुष्पन क्रिया होकर खत्म हो जाए। तो बताओ क्या लाभ है? मान लो कि बरगद पे करता, सुनो मेरे ध्यान से, बरगद पे करता, आम पे करता, तो आम का 25 साल 30 साल जीता है, बरगद का 100 साल भी हो जाए, 300 साल भी हो जाए, 500 साल भी निकल जाए, तो इतने साल तो वो क्या जीता रहता है कि मेंढल? तो उसकी पीढ़ियाँ प्राप्त नहीं कर सकता था। अब ये एक साल का है, 4 महीने की होती है फसल, एक साल में 3 पीढ़ियाँ निकाल दे। ठीक है, तो कम सालों में ही कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो एक प्रकार से एक वर्षीय पौधों को चुनना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसका कारण था, समझ गए ना? यहाँ पर कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कई पीढ़ियाँ प्राप्त कर सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हो, कई पीढ़ियाँ प्राप्त कर सकते हैं, कई पीढ़ियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और 2 एक हैं, इस पे खत्म ही है ना? यहाँ दिख रहा है ना? ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो। तीसरा पॉइंट होता है, देखो, एक तो स्थान, क्षेत्रफल कम घेरता है, ये कम जगह, तो क्षेत्रफल कम घेरता है, कम घेरता है। ठीक है, और लास्ट का जो इसका पॉइंट रहेगा इंपॉर्टेंट, वो 7 जो लक्षण थे, 7 विपर्यासी, मतलब 14 लक्षण, वो इसके अंदर मौजूद थे। जैसे पादप की लंबाई, फली का आकार, फली की स्थिति, पुष्प का है ना, रंग बीज का आकार, वो 7 इसके इम्पोर्टेंट थे, वो आपको याद होंगे ना? ठीक है, तो ये था इसके बारे में, तो इसे लिखे, आप करें। हम बताते हैं वो 7 जो विपर्यासी लक्षण थे मटर के अंदर, वो सारणी भी लिख सकते हैं आप, तो उसे भी लिख लेते हैं हम। तो देखो आगे हम, ठीक है, कौन सा 3 लिखा दिए ना? तो चौथा पॉइंट देखो आप, 7 विपर्यासी। विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत। विपर्यासी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। ठीक है, 7 विपर्यासी लक्षण मौजूद, मतलब 7 का मतलब 7 जोड़े होंगे तो मतलब 14 हो गए ना? 7 जोड़े लक्षण, 7 जोड़े विपर्यासी बोल दिया ना, तो मतलब जोड़े हो गए
7 जोड़े, ठीक है। तो मतलब कितने हो गए? 14 लक्षण, ठीक है, जिसे तंद्रूप बोलते हैं। तंद्रूप आपके एनसीईआरटी में इसे लिखा है तंद्रूप, है ना। 14 तंद्रूप, मतलब वो लक्षणों की बात कर रहा है। वो बना रहा हूँ मैं इसमें, तो आप एक सारणी बना लो। 7 मतलब 8 लाइनें आएंगी बस, और क्या है। सात लाइनें मतलब एक 8 आ जाएगी, 8 लाइनें हो जाएगी टोटल, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ तो क्या है, इधर तो मैं लिखूंगा प्रभावी लक्षण, इधर अप्रभावी लक्षण, ठीक है। और इधर है ना जो लक्षण है मेन, इसमें पहला लक्षण है, ठीक है, पहला लक्षण। तो पादप की ऊंचाई से संबंधित है पहला, पादप की ऊंचाई। तो पादप की ऊंचाई क्या हो सकती है? लंबा या बोना। बोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्वार्फ, और लंबे को टॉल, ठीक है। यानी जो प्रभावी होता है उसे कैपिटल दर्शाते हैं, स्मॉल को स्मॉल लेटर से यानी स्मॉल टी से दर्शा देंगे, ना कि डी से, जब हम अलील पढ़ेंगे, क्रॉस करवाएंगे जब, ठीक है। नेक्स्ट लक्षण की बात करते हैं हम। पुष्प का रंग। तो पुष्प का रंग क्या होता है? बैंगनी, ठीक है, या सफ़ेद। तो सफ़ेद क्या होता है? वाइट, ठीक है, और इसे वॉयलेट। तो ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। तीसरा, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति का मतलब एक तो टहनी के एक तो शीर्ष भाग पे लगे और एक साइड में लगे। साइड में लगता है उसे अक्षीय बोलते हैं, या कक्षिस्थ बोलते हैं, शीर्ष पे बोलते हैं अंत्य, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, तो कक्षीय, ठीक है, या अक्षीय। अक्षीय की बात होता है ना। और एक शीर्ष, टहनी के शीर्ष पे लगे तो अंत या शीर्ष, ठीक है। इसे एक्जियल, उसे एपिकल। इसे एक्जियल बोलते हैं, इसे एपिकल बोलते हैं। चौथे लक्षण की बात करें हम, फली का रंग। फली का रंग क्या होता है? देखो ध्यान से, है ना, सीधे सीधे लिखना। फली का जो रंग होता है, एक तो हरा, ये प्रभावी है, और एक पीला, ठीक है, हरा और पीला। तो हरा तो क्या है? प्रभावी, और ये अप्रभावी, यानी ग्रीन और येलो, ठीक है। पांचवा, फली का आकार, है ना, फली का आकार। एक तो पूरी गोल, है ना, एक तो गोलाक, और एक सिकुड़ुई। तो क्या बोलते हैं? एक तो गोल यानी फूली हुई, लिख लो। गोल तो क्या, फूली हुई। और एक क्या बोलते हैं? सिकुड़ुई, सिकुड़ी, जो भी लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं, है ना। और छठा है बीज। तो बीज में भी दो थे लक्षण। बीज का रंग। तो बीज का रंग क्या था? पीला तो था क्या? प्रभावी। और हरा क्या था? अप्रभावी। और बीज का सातवां था बीज का आकार। बीज का आकार, आकार मतलब एक तो पूरा गोल बीज, है ना, तो गोल बीज राउंड हो, और एक झुर्रीदार, है ना, जिसे रिंकल्ड बोलते हैं ना, रिंकल्ड, ठीक है।
मतलब एक तो ऐसे गोल बीज और एक ऐसे ऐसे हो, तो गोल बीज को अच्छा माना जाता है। तो मैंने एक तरफ प्रभावी लिखे हैं, एक तरफ अप्रभावी। तो ये 7 क्या हैं, जोड़े हो गए ना। विप्रियासी शब्द लिखने का मतलब क्या, प्रभावी अप्रभावी तो दोनों आ गए ना, लंबा बोना। तो 14 लक्षण हो गए टोटल मिलाकर। तो ऐसे 7 लक्षण इस मटर के अंदर मौजूद थे, इसलिए मटर को चुना। अब यहाँ से आपके यहाँ से क्वेश्चन, इस सारणी से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। यहाँ बीज के कितने कैरेक्टर दे रखे हैं बताओ, बीज के कितने लक्षण दे रखे हैं, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। बीज के कितने लक्षण दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। बीज का रंग, बीज का आकार, ये इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्रॉस करवा के पूछता है क्वेश्चन, जो हम पीछे आएगा जब टॉपिक बता दूंगा। फली के भी 2 दे रखे हैं, पुष्प का 2 दे रखे हैं, और पादप की ऊंचाई संबंधी 1 दे रखा है। तो इनमें क्रॉस करा के पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थे सारों लक्षण मौजूद, इसलिए मटर को चुना। इसके अलावा आपको बता दूं, मटर के अलावा भी एक प्लांट पर अध्ययन किया था, उसका नाम है हिरासियम। लिख लेना उस प्लांट को, एक बार कंपटीशन में आया था ये हिरासियम पादप पर भी, नोट में लिखना है इसको, नोट में। हिरासियम पादप पर भी मेंडल ने प्रयोग किए, ठीक है, ये कंपटीशन के हिसाब से। और इसके अलावा मेंडल से पहले भी 2 वैज्ञानिक और आए थे, ठीक है, कार्ल रिटर नॉस, है ना, सॉरी नॉस क्या, घोष, है ना, वो भी प्रयोग करे थे। तो वो आपके हैं नहीं, तो ये जो जरूरी था मैंने लिखा दिया, ठीक है।